जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग केमिस्ट्री यानी क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हमने सबसे पहला पार्ट लिया है ठोस अवस्था। तो हम लोग आज से ही रेगुलर एक ही क्लास करेंगे और समझते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था पार्ट का नाम है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। हम लोग पहले एकदम शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको कठिन की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ठोस अवस्था में हम समझते हैं कि ठोस अवस्था क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ठोस अवस्था में हम लोग समझते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है, ठीक है। पदार्थ कह सकते हैं हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह जो स्थान घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है कि हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल तौर में जैसे कोई भी वस्तु हो गई, जैसे मान लेते हैं मार्कर है। अब ये मार्कर एक वस्तु है, ये स्थान अपना घेरा हुआ है, इतना इसका स्थान है। मान लेते हैं एक हमारे पास एक गेंद है, क्या है गेंद, इस गेंद का भी एक स्थान है। जैसे एक बाल्टी है या एक बर्तन है, उसमें बहुत सारी गेंद हमने रख दिया तो कुछ स्थान घेरेगा, कुछ स्थान घेरेगा ना ये गेंद, पूरे कुछ स्थान घेरेगा, एक पदार्थ बोलेंगे इसे। गेंद नहीं है, पानी है मान लेते हैं, पानी भी भर देंगे तभी कुछ स्थान घेरेगा। गैस भर देते हैं, गुब्बारे में गैस, कुछ स्थान घेरा, वो भी एक पदार्थ के रूप में हम देख सकते हैं। तो हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या टाइप हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, इसको मैं परिभाषा थोड़ा पे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है, कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है या पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ है। हमने देखा कि पदार्थ कोई स्थान कुछ घेरेगा तो पदार्थ, उसे पदार्थ कहते हैं। अब समझते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब हम समझते हैं कि वो 3 अवस्था किस प्रकार हम करेंगे, देखिए ध्यान से। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3 ही अवस्था होती है। चौथी अवस्था मैं आपको भी बताऊंगा चौथी अवस्था क्या होती है। तो यहाँ देखिए, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है। कितनी? 3। ये मुख्य अवस्था होती है, ठीक है ना। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है। सबसे पहली अवस्था यहाँ पे, सबसे पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी कह सकते हैं द्रव, और तीसरी हम कह सकते हैं गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस में क्या चीज़ हो जाएगा, ध्यान से समझना। क्या चीज़ ले ले ठोस में, मान लेते हैं हमारे पास एक इंक स्याही है, ये मान लेते हैं कोई चीज़ ठोस है। अब ये ठोस है, गेंद है मान लेते हैं, कोई हमारे पास गेंद है। तो गेंद में ठोस ऐसी मतलब जो भी वस्तु ठोस होगी उसका घनत्व तो इतना ज़्यादा रहेगा कि इन द्रव और गैस के अलावा मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। हम ये कह सकते हैं घनत्व मतलब गज़हीन टाइप का, जो भी गज़हीन होगा, पास बहुत ज़्यादा होंगे। तो ठोस में जितने ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व बहुत ही अधिक होता है, अधिक। और ठोस में अधिक होगा कितना, सबसे अधिक होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में, और उससे भी कम होगा गैस में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका ज़्यादा होता है, तो सबसे यानी घनत्व हम अधिक कह सकते हैं। घनत्व अधिक किसका, ठोस का। इसमें घनत्व कम, लेकिन
इसमें तो घनत्व तो कम होगा, लेकिन सबसे कम इसमें होता है, तो कम तो होगा लेकिन किसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव में घनत्व तो कम होता है। तो यहाँ लिख देना ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठीक, ब्रैकेट में कर देना। इसमें घनत्व बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। अब किसकी अपेक्षा, ठोस द्रव की, ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैस में घनत्व तो कम होता है। और घनत्व ध्यान से समझना, घनत्व ऐसी चीज होती है जो गजीन टाइप, यानी बहुत ज्यादा गजीन हो। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है या बर्फ का। एक बर्फ का टुकड़ा है, मान लेते हैं हमारे पास बर्तन है, तो इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, पानी है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिखते हैं, देखिए एक पानी है, इधर एक बर्तन है, यहाँ पे क्या है, पानी है, और इधर एक बर्फ है। किसका घनत्व ज़्यादा होगा, बर्फ का होगा या पानी का होगा? इस सवाल का आंसर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको आप यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए, अन्यथा हम इसका आंसर बाद में बताएंगे आपको। वीडियो समाप्त होगी उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। आते हैं टॉपिक पे। ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है, किसके, ठोस से कम होता है। और गैस का घनत्व होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन हमने देखा है कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। आपको आज से ही बोलना, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा है क्या, इसको हम आगे समझते हैं, ठीक है ना, इसी में समझेंगे। पहले हम इसका बताते हैं, इसका क्वथनांक द्रव्य क्या होता है, इसको गैस क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे। पहले आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, कि मैं हर एक टॉपिक का मतलब कि ठोस अवस्था का पूरा एक टॉपिक आपको दूंगा। आप एक नोट्स बनाएगा, उसको आप रिवीजन करने के लिए आगे अच्छे से बनाइएगा। चलते हैं आगे। देखिए, अब हम ठोस, द्रव और गैस जो है, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। ठोस का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का उससे कम होता है, गैस का उससे कम होता है, प्लाज्मा का उससे भी कम होता है। ठोस अवस्था में कोई भी चीज़, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो पास रहेंगे, इतने ज़्यादा पास रहेंगे कि आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। कहने का मतलब जो मैंने यहाँ समझाया है आपको, ये क्या लिया है, बर्फ़ का टुकड़ा लिया है। बर्फ़ के टुकड़े को यदि हम अब गर्म करना स्टार्ट करते हैं, देखिए पानी ऐसा पदार्थ है, यानी पानी जो है वो तीनों अवस्था में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। कैसे, यहाँ समझिए, बर्फ़ यहाँ पे है, हमने ले लिया है क्या, बर्फ़। ये मैंने बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया है। अब बर्फ़ का टुकड़ा तो पहले थोड़ा पास रहेगा, ठीक है ना। इसको क्या गया, इसको गर्म किया गया, ठीक है ना, इसको गर्म किया गया तो इस अवस्था में आ गया। तो यानी किसी भी ठोस अवस्था को यदि हम द्रव में बनाने के लिए गर्म करते हैं, यानी ठोस अवस्था को यदि हम गर्म करते हैं और वह द्रव में बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं गलनांक, ठीक है। ठोस अवस्था को यदि हम गर्म करते हैं, कोई भी ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, यदि हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद यदि द्रव में बदलता है, कोई पदार्थ यदि द्रव में बदलता है, कहने वाला पानी की तरह बदल जाता है, उसे हम कहते हैं कि गलनांक हो गया, ठीक है। अगर वही गलनांक अब बर्फ़ से पानी बन गया, यहाँ पे क्या, ये पानी ले लेते हैं, यहाँ पे पानी है, ठीक है। ठोस से क्या हुआ, द्रव, कैसे बनेगा, गलनांक द्वारा, गलनांक विधि से। अब गलनांक बन गया तो यहाँ पानी बन गया। अब पानी क्या होगा, पानी को भी हीट, यानी कि उस ऊर्जा देते हैं, मतलब कि हीट देते हैं, उष्मा देते रहते हैं, मतलब दे रहे हैं। अब पानी को यदि हम गर्म करेंगे, यानी पानी को किसी अंगीठी पर रख देंगे और आग जलाएंगे उसके नीचे से, तो जो बनेगा पानी भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा। किस अवस्था में बनेगा, फिर भाप की, यानी गैस की अवस्था में बनेगा, इसे हम भाप बोल सकते हैं। तो यानी कि द्रव से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक। तो ठीक मोटा मोटा चीज़ हमने यहाँ समझा कि गलनांक और क्वथनांक होता क्या है, आपको यही ज़्यादा फोकस करना है।
गलनांक क्या होगा, ठोस से द्रव में बदलेगा तो गलनांक यानी गल रहा है, ठीक है ना, ऐसे याद रखें। कोई चीज़ ठोस है गलेगा तो गलनांक, अब कोई चीज़ द्रव है और भाप बनेगा तो क्वथनांक, ठीक है। ये चीज़ आपको गलनांक और क्वथनांक समझ में तो आ गए हो। आगे समझते हैं, यदि हम बर्फ़ को गर्म करें पानी बना, पानी को गर्म करें भाप बना। अब एक बात बताइए, भाप को ही हीट देते देते हीट दे ही रहे हैं भाप, तो वो बन जाता है प्लाज्मा अवस्था में। अगर भाप को भी हीट देते रहते हैं हमेशा दे ही रहे हैं, तो वो बन जाएगा प्लाज्मा अवस्था में। फिर उस प्लाज्मा अवस्था से इलेक्ट्रॉन यानी किरणें बाहर निकलती हैं। अब एग्जाम्पल तौर पे ये समझे हम, प्लाज्मा अवस्था क्या है, सूर्य, ठीक है। सूर्य है एक प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य क्या कहता है, सूर्य यानी जो हम लोग यहाँ सुबह चमकता है क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन से बनता है हीलियम, यानी हाइड्रोजन का संलयन भी द्वारा हीलियम बनता है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, और किस विधि में रहती है, तो प्लाज्मा अवस्था में है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य जो है, सूर्य का ईंधन किस अवस्था में है, यानी किस स्टेज में है, तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इतना ज़्यादा ताप रहता है 6000 अंश सेल्सियस से अधिक रहता है, ठीक है। तो सूर्य किस स्टेज में है, प्लाज्मा अवस्था में है, प्लाज्मा स्टेज में है, ठीक है ना। स्टेज मतलब अवस्था कह सकते हैं। सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा का एग्जाम्पल और समझते हैं। प्लाज्मा मतलब क्या कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब एक चीज़ और, सूर्य तो प्लाज्मा अवस्था में है ही, लेकिन प्लाज्मा अगर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में आपको मैं प्लाज्मा समझाऊंगा, तो वह एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जो ना ही द्रव है, ना ही गैस है और ना ही ठोस है। ना ठोस होगी, ना द्रव होगी और ना गैस होगी। तो जो दूसरी अवस्था होती है उसे हम प्लाज्मा अवस्था बोल सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मान लेते हैं हमारे पास हम क्या करते हैं, दूध को गर्म करके उसे हम एक मटके में रख देते हैं, तो वो दही का निर्माण हो जाता है दूसरे दिन। तो वो जो दही है ना ठोस में है, ना द्रव में ही है, पानी की तरह भी एकदम नहीं है, और ना गैस में भी है, ना कहीं उड़ भी रहा है। तो किस अवस्था में है, तो वो प्लाज्मा अवस्था में है। तो दही एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। सूर्य तो है ही फिलहाल, सूर्य में तापमान भी है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड पे लगी होती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है नियॉन गैस, ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी होती है। अच्छा, कहीं आपने देखा होगा कहीं बहुत जो शादी वगैरह में जो जहाँ पर डीजे वगैरह लग जाता है, तो उसमें जो लाइट फेंकती है, तरह तरह की यानी कई प्रकार की जो लाइट फेंकती है, वो प्लाज्मा अवस्था यानी प्लाज्मा के कारण ही होती है। नियॉन गैस किसमें, ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी होती है, और ट्यूबलाइट में जब अधिक वोल्टता, कहने का मतलब है ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट है, ठीक है। इसमें कौन सी गैस भरी है, नियॉन गैस। मैंने अभी आपको समझाया प्लाज्मा अवस्था कब होगा, देखिए ध्यान से। ठोस से बना द्रव से बना गैस, और गैस को भी गर्म कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि वो प्लाज्मा अवस्था का रूप ले लेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। तो हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, क्या है, ट्यूबलाइट। और इस ट्यूबलाइट में यदि हम एक तार इधर से लगा देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से इधर से उष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये जलता कैसे है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, उष्मा दे देता है कि वह प्लाज्मा स्टेज में पहुँच जाता है। और उस प्लाज्मा स्टेज के कारण, और नियॉन गैस जो होती है, नियॉन जो गैस है, मैंने कहा ना, गैस को यदि हम ज़्यादा हीट करेंगे तो प्लाज्मा अवस्था बनेगा, तो नियॉन गैस ही उस प्लाज्मा अवस्था का रूप ले लेती है, और इसमें से तरह तरह की लाइट आपको फेंकती है। ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। आ गया होगा समझ में, आगे बात करते हैं। नियॉन गैस में यानी प्लाज्मा में एक चीज़ और आपको समझाते हैं।
जब भी प्लाज्मा अवस्था में होगा तो उसमें से तरह तरह के आपको किरणें दिखाई देंगी, लेकिन एक ही कलर में नहीं, अनेक कलर में दिखाई देंगी। सूर्य में कितने रंग होते हैं? सूर्य में बहुत सारे रंग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। तो वो किस कारण होती है? वो प्लाज्मा अवस्था में, और मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा अवस्था, यदि प्लाज्मा अवस्था में कोई चीज़ पहुंच जाती है तो उसमें से बहुत सारे रंग आपको प्रदान करने लगते हैं, ठीक है ना। डीजे की लाइट वगैरह में बहुत सारे रंग प्रदान करते हैं, इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण ही, प्लाज्मा के कारण ही। आगे समझते हैं अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है। आप इसको अच्छे से ऐसे बना के नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, भाप के बाद यहाँ पे मैंने क्या उच्च तापमान बोल्टता लिखा है। जब भाप को ही उच्च तापमान बोल्टता दिया गया, भाप को ही उच्च तापमान दिया गया, अधिक तापमान दिया गया, तो वो प्लाज्मा अवस्था के रूप ले लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट थोड़ा होता है ठोस की ओर चलते हैं हम। ठोस की ओर क्या है उसको समझते हैं। ठोस में सबसे पहले हम समझ लेते हैं ठोस द्रव गैस। एक बार ठोस द्रव गैस में अंतर समझ लेते हैं, क्या इसका आकार, किसका आयतन निश्चित होता है, क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठोस जो होता है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई ठोस चीज़ है, मान लेते हैं ये स्पीकर है, ये स्पीकर एक ठोस है, ठीक है। इसका आकार जिस रूप में है निश्चित है, इसी रूप में होगा। ये देखिए, आप कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी हाथ से हमने पकड़ लिया, ऐसा रख दिया, निश्चित है आकार। कहने का मतलब जितना एरिया ये घेर रहा है, इसका आकार जिस शेप का ये बना हुआ है, जिस आकार में बना हुआ है, ये तो निश्चित है, बदलेगा तो है नहीं, ठीक है। आकार और आयतन, आयतन मतलब जितने लागत से बना है, मान लिया पिघला के, इसको पिघला के जैसा बनाया गया है उतना ही रहेगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये तो ऐसे है। लेकिन पानी में दूसरा चीज़ होता है। पानी मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन है, मान लीजिए यही एक बर्तन है, इसमें क्या है, पानी है। अब मैंने पूरा भर दिया है, यदि पूरा पानी भर दिया यहाँ तक, तो इस जो यहाँ पे जितना इसका नीचे का हिस्सा है, जितना निचला हिस्सा है, उतने में तो पूरा यहाँ से भरेगा। लेकिन अगर चौड़ाई में यदि किसी थाली में रख दिया जाए तो पानी फैल जाएगा। तो जितना पूरा फुल पानी था और इतना ही पानी मैंने थाली में फेंक दिया, मतलब थाली में रख दिया, अब थाली में पूरा फैल जाएगा। तो जो उसका आयतन है, यानी जो उसका आकार है, तो निश्चित तो है नहीं, आकार क्या है, अनिश्चित है। यानी जिस इस आकार में जैसा है वैसा अगर दूसरे आकार छोड़ देते हैं, थाली में रख देते हैं, पानी इसमें भरा है, अब इस पानी को थाली में उड़ा देते हैं, तो जो थाली का आकार ले लेगा, पहले इसमें गिलास का आकार था, अब थाली का आकार ले लेगा, तो आकार तो अनिश्चित है। लेकिन आयतन, आधा लीटर पानी इसमें है और थाली में उड़े लेंगे तो आधा लीटर ही रहेगा, कम तो होगा नहीं। तो जो आयतन है, आयतन से मतलब ये है कि कितनी मात्रा उसमें है, 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, जितना भी है उतना ही रहेगा। तो आयतन तो निश्चित हो गया। निश्चित मतलब एक फिक्स टाइम है, फिक्स हो गया, जितना आधा लीटर है आधा लीटर ही रहेगा। तो आयतन निश्चित है जबकि आकार अनिश्चित है। तो गैस में आ जाते हैं। गैस में ना इसका आयतन ना इसका आकार, यानी ना आयतन निश्चित है और ना आकार निश्चित है। जैसे मान लेते हैं गुब्बारा है, छोटा गुब्बारा लेते हैं, उसमें मैं गैस भर देते हैं, तो गैस क्या, छोटा गुब्बारा में गैस भर देते हैं तो वो जितना बड़ा हो सकेगा उतना होगा, ठीक है। आकार की बात करते हैं तो अगर लंबा वाला गुब्बारा लेते हैं, लंबा है कहीं पे, तो लंबा वाला गुब्बारा जितना वो लंबाई में बढ़ेगा, तो आकार तो है नहीं निश्चित, उसका आकार मतलब दूसरे शेप में बढ़ रहा है। आयतन भी उसका निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो ना आकार ना आयतन। आप ये समझिएगा कि आकार आयतन किसका अनिश्चित है, गैस का। आयतन निश्चित है जबकि आकार अनिश्चित है, और इसमें ठोस में आयतन और आकार दोनों ही निश्चित है, ठीक हो गया। आगे बात करें। अब देखिए ठोस में क्या होता है। अब हम ठोस को पढ़ते हैं डायरेक्टली, अब ठोस पे आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और हम ठोस पे डायरेक्टली आते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठोस में क्या होता है देखिएगा, मान लेते ये हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, 2-3 है, ठीक, 4 मैंने बना दिया है, ये ठोस है। ठोस 4 हमने ठोस गोले ले लिए, ठीक है। अब ये गोले क्या होता है, यदि कोई ठोस पदार्थ है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अंतरा
अंतरा आणविक बल। कोई भी ठोस चीज है उस पे, कोई भी ठोस पदार्थ है उस पे एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। इसके बीच में एक बल लगता है जिसको अंतरा आणविक बल बोलते हैं। ठीक है ना, आप इस समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं। ठोस अवस्था जो है, ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ होगा वो कह सकते हैं हम असंपीडित होते हैं। असंपीडित, ये असंपीडित आपको नहीं समझ में आएगा क्या है। असंपीडित मतलब होता है इसको हम दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कोई भी ठोस पदार्थ है, कि पत्थर ही है, क्या आप उसको दबा सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं, तो वो असंपीडित होते हैं। ठीक है, तीन चीज आपको याद रखना है। पहला चीज तो निश्चित आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये इन पर अंतरा आणविक बल लगता है। तीसरा क्या है, ठोस पदार्थ असंपीडित होते हैं, कहने का मतलब उनको दबा नहीं सकते हैं। आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब ठोसों का हम करते हैं वर्गीकरण। ठोस पदार्थ का करते हैं वर्गीकरण। क्या है, इनको हम वर्गीकरण में दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय क्या है ये समझते हैं। यहाँ तो हम हेडिंग क्या है, ठोस का वर्गीकरण, हेडिंग पढ़नी चाहिए, ठोस का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है ये समझते हैं। ठोस में हम समझते हैं वर्गीकरण में सबसे पहले इधर लिखते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, इधर लिखते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय में क्या होता है, यहां मान लेते हैं एक कण है, यहाँ कण है। मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये तो हो गया क्रिस्टलीय का। अक्रिस्टलीय में क्या होता है, यानी कि इस पे कोई एरो की कोई मतलब कोई लाइनिंग में नहीं रहेगा, सब कुछ इधर उधर ही रहेंगे। क्रिस्टलीय में हम लोग समझेंगे, क्रिस्टलीय जब कोई ठोस पदार्थ होगा, कहने का मतलब ये है कि जब कोई ठोस चीज है और वो क्रिस्टलीय में कब आएगा, जब उसमें एक उसकी व्यवस्था एक निश्चित, कहने का मतलब उसकी जो अरेंजमेंट है निश्चित, एक निश्चित दायरा होता है उसका, एक सीध में कोई चीज होगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड जिसे हम आप बोलते हैं नमक, NaCl। मान लेते हैं ये Na है, Na सोडियम है, ये क्या है Cl है, ये Na है, ये Cl, NaCl, ये क्या है Na है, ये Cl है, ये Cl है, ये क्या है Na है। हमने देखा NaCl, एक अरेंजमेंट मतलब एक व्यवस्था दिखा रहा है, एक लाइन से एक सीध लाइन में जा रहा है। ये क्या है Na है, ये क्या है Cl है, ये क्या है Na है, ये क्या है Cl है, NaCl। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ Na, ये क्या है Na, ये हमने यहाँ पे देखा, अगर हम इसकी व्यवस्था देखें कि ये लाइनिंग किस लाइन में जा रहा है, किस चीज में जा रहा है, तो ये ने यहाँ एक यहाँ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। Cl भी सेम ऐसे बन रहा है, Cl यहाँ और यहाँ। ठीक है, एक अरेंज एक सीध दिखा रहा है। देखिए
अब फिर से नीचे से देखते हैं तो NaCl NaCl, ये भी एक सीध में जा रहा है। अब आगे बढ़ेगा तो फिर NaCl बनेगा, Cl NaCl Na, ये भी एक सीध में जा रहा है। इस तरह के देखें तो Cl NaCl Na ये भी जा रहा है, ये NaCl NaCl ये भी जा रहा है सीध में। इस तरह देखें तो Na तो Cl भी Cl 3 जगह है। तो यहाँ कह सकते हैं कोई भी जब स्ट्रक्चर बनेगा तो वो एक लाइन में एक सीध में रहेगा, तब उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है ना, हमने ठोसों का वर्गीकरण में 2 टाइप पढ़ा है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय डाला है। क्रिस्टलीय में क्या होता है, उसकी जो व्यवस्था होती है निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय में इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, अनिश्चित होता है। तो ये कहीं भी इधर उधर कहीं भी ठोस पदार्थ मतलब कहीं भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए टायर, इसका एग्जाम्पल क्या हम समझ लेते हैं, टायर। ठीक है, टायर से मतलब यह है कि यदि हम यहाँ पे टायर कोई चीज है, यहाँ पे टायर है। अब टायर कैसे बनता है, ठीक है, एक टायर है यहाँ पे, इस टायर को यदि हम जलाते हैं तो इसमें से गैस भी निकलती है। कोई कोई चीज ऐसा पदार्थ होता है इस टायर में जो धीरे धीरे जलता है, नहीं बारीकी से जलता है, कोई जल्दी जल के खत्म हो जाता है, कोई कोई चीज काला पदार्थ मिलता है, कुछ गैस के रूप में हो जाता है, कुछ सफेद सफेद निकल जाता है। तो इसकी जो यहाँ पे क्रिस्टलीय है अक्रिस्टलीय में आएगा, ये ठोस की तरह काम नहीं करता है। NaCl को यदि नमक को देखेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं, निश्चित ये मेन मोटा मोटा पॉइंट हम ये समझेंगे कि अक्रिस्टलीय की जो व्यवस्था होती है वो एक सीध में नहीं होती, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय की व्यवस्था निश्चित होती है। क्रिस्टलीय का जो अब यहाँ पे देखें तो अच्छा ठीक है, हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का दोनों डिफरेंस आपको बता देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलीय का क्या व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय में क्या होता है इसको। ठीक है, अब इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम इसको मिटा के आगे लिखते हैं। देखिए, ठोस के वर्गीकरण में हम 2 प्रकार के ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, 2 प्रकार के इसको बांटते हैं। पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होता है, ये चीज जो मैंने लिखा है कि इन्हीं दोनों से निकला हुआ है, यानी इन्हीं दोनों से संबंधित है। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में भेद यानी कि अंतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। गुण ये इधर लिखा है, गुण इधर लिखा है क्रिस्टलीय, इधर लिखा है अक्रिस्टलीय। गुण मतलब होता है वो किस टाइप का है, उसमें क्या क्या खूबी है, क्या किसमें क्रिस्टलीय में क्या चीज है, क्या खासियत है, और अक्रिस्टलीय में क्या होता है। गुण में सबसे पहले हम ज्यामिति की बात करते हैं। यहाँ पे ज्यामिति मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है ना, मैंने वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है, ज्यामिति मतलब होता है व्यवस्था। हम लोग 6 टाइप के गुण की बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। सबसे पहला गुण है व्यवस्था यानी ज्यामिति। इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, किसकी, क्रिस्टलीय की जो ज्यामिति है व्यवस्था है ये निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय की जो व्यवस्था है वो अनिश्चित होती है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये चीज मोटा मोटा आपने समझ लिया। दूसरा चीज है गलनांक, ठोस का यानी कि ठोस में दोनों है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का जो गलनांक है, यहाँ देखिए, क्रिस्टलीय का जो गलनांक है यदि उसे हम गलाएंगे तो वो निश्चित होता है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। यहाँ ये चीज समझे, किसी चीज को यदि क्रिस्टलीय में है तो वो एक निश्चित उसका क्या व्यवस्था तो निश्चित होगी, और उसको हम गलाएंगे तो उसका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। गलनांक मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था गलनांक और क्वथनांक में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया गलनांक कहलाती है, और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया क्वथनांक कहलाती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे गलनांक से मतलब है यदि किसी ठोस चीज को किसी भी द्रव में या द्रव में बदलना चाहें तो वो एक निश्चित दायरा उसका होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है व्यवस्था वो एक निश्चित होती है। तो गलनांक यहाँ कह सकते हैं एक निश्चित होता है, और क्रिस्टलीय में अनिश्चित होता है, उससे गलनांक निश्चित नहीं होता। अगला बात करते हैं तीसरा विदलन। विदलन क्या है ये समझते हैं। विदलन मतलब होता है किसी चीज को काटना, जैसे पनीर है, जैसे ये पनीर का क्या है एक आकार है पनीर। अब इसको यदि हम काटेंगे तो इसकी जो सतह होती है, किसकी सतह, पनीर की सतह, वो एक चिकनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इस पनीर को काटेंगे
इसकी सतह तो चिकनी हो गई, लेकिन अगर मान लेते एक टायर आपके पास है, ठीक है ना, एक टायर है, इस टायर को काटेंगे तो खुरदुरा टाइप का दिखेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय होता है, क्या क्रिस्टलीय यानी उसका विदलन, क्रिस्टलीय का जो विदलन है, विदलन मतलब काटना, वो क्रिस्टलीय में एक चिकनी सतह आपको मिलने वाली है। जो अक्रिस्टलीय होता है उसकी सतह क्या है, खुरदुरी। सतह मतलब उसका भाग, जो कटा हुआ भाग जो होता है वो खुरदरा होगा, किसमें, अक्रिस्टलीय में, और क्रिस्टलीय में क्या होगा, चिकनी सतह होगी। चौथा पॉइंट है प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय की प्रकृति वास्तविक ठोस, और अक्रिस्टलीय की ठोस, अक्रिस्टलीय की जो है प्रकृति कैसी होती है, आभासी ठोस। कहने का मतलब ये है कि उस पे जो ठोस वाला पॉइंट है क्रिस्टलीय में, वो वास्तविक होगा। आप उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय होता है उसकी जो सतह होती है, सतह नहीं बात कर रहे हैं, प्रकृति, उसकी प्रकृति जो होती है वो आभासी ठोस होती है। यानी आभास होगा कि ठोस है, लेकिन एग्जैक्ट में ठोस पूरी तरह से नहीं होगा ऐसी बात नहीं करें। अब आप, मैंने टायर का एग्जाम्पल लिया था, तो आप टायर को दबा के यदि देखें तो वो ठोस थोड़ी होता है, वो दबता है, काफी हद तक दब जाता है। किसी गाड़ी का टायर आप दबा के देखें तो काफी हद तक दबता है, लेकिन एकदम मुड़ ही नहीं जाता, ठीक है। तो वो, लेकिन अगर क्रिस्टलीय की बात करते हैं तो अच्छा, गाड़ी का टायर क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, उसकी सतह खुरदुरी है, पहला चीज तो ये हो गया, सतह खुरदुरी है, उसका अगर उसको हम जलाएंगे तो उसका आकार अनिश्चित है, पहले व्यवस्था अनिश्चित है, गलनांक अनिश्चित है, विदलन काटेंगे तो खुरदुरी सतह मिलेगी, ये भी है, ये भी इससे कह सकते हैं क्रिस्टलीय है। प्रकृति आभासी होगी, आभास लगेगा, लेकिन ठोस एग्जैक्ट में होता नहीं है। तो क्रिस्टलीय में वास्तविक ठोस, अक्रिस्टलीय में आभासी ठोस। अगला बात करते हैं संपीड़िता। यहीं पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको संपीड़िता के बारे में बताया था कि क्रिस्टलीय जो है, क्रिस्टलीय असंपीड़ित होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय है वो संपीड़ित कुछ हद तक होते हैं। संपीड़ित का कहने का मतलब है उसको दबाना। यदि हम क्रिस्टलीय वाले पदार्थ को यदि दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, लेकिन अक्रिस्टलीय वाले पदार्थ को यदि हम दबाएंगे तो कुछ हद तक दबेगा। एग्जाम्पल में टायर का हमने लिया था, ठीक है ना, कुछ हद तक दबता है, पूरी तरह से नहीं दबता, लेकिन क्रिस्टलीय में असंपीड़ित होता है, दबता नहीं है। छठवां गुण क्या है, व्यवस्था, इसकी अरेंजिंग कैसी है, यानी अरेंजमेंट क्या है इसका। तो कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था किसकी, क्रिस्टलीय में। कहने का मतलब है कि दीर्घपरासी मतलब होता है एक लंबी दीवार। देखिए ये लंबी दीवार जा रही है, अगर ये मैंने यन्ने लिया है, कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था एक लंबी दीवार होती है। क्रिस्टलीय में जो भी कण हैं एक लंबी दीवार से, यानी एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, अगला यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ऐसे सीधे में एक लंबी दीवार की तरह होते हैं क्रिस्टलीय में। जबकि अक्रिस्टलीय में लघुपरासी व्यवस्था होती है। लघुपरासी और दीर्घपरासी व्यवस्था ये आपसे एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर में, ठीक है ना। क्रिस्टलीय में कैसी व्यवस्था होती है, तो एक लंबी, यहाँ पे मैंने जो लंबी दीवार लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, वो ऑप्शन में यही देगा, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है या लघुपरासी व्यवस्था होती है। तो अक्रिस्टलीय लघुपरासी होती है और क्रिस्टलीय दीर्घपरासी होती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आप इसको अच्छे से ऐसे कॉपी में नोट्स बना के लिखिएगा। और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो कल आने वाली, मतलब 2 दिन में अगली वीडियो आ जाएगी आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।